पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे ही आपदा आई, आप लोगों को पता चला तो आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को इन्फॉर्मेशन दी। आप खुद पहुंचे उनके पास और बताया आपने कि किस तरह की सिचुएशन है। किस तरह का आश्वासन प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आया उत्तराखंड को लेकर? देखिए, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें जो आती हैं उसकी वजह से आपदा के समय में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने उससे अवगत कराया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम पूरा सहयोग उत्तराखंड सरकार को करेंगे, जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको करेंगे। और उन्होंने हमको थोड़ा ढांढस भी बंधाया। महारानी टेहरी जो जिनका वो लोकसभा क्षेत्र है वो साथ में थी, गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी थे, अजय भट्ट जी जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे, हम चारों ही साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने हर संभव सहयोग के लिए हमको आश्वस्त किया है। जी भाई साहब, क्योंकि आप लोग राहत जो आपकी राशि है वो भी देने की बात कर रहे हैं और लगातार ये भी अब देखने में आ रहा है कि चाहे विधायक हो, सांसद हो, सभी अपनी निधि से पैसे दे रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष में, ताकि आपदा के समय में लोगों तक मदद पहुंच सके। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा समय है जब हमको मदद करना चाहिए, क्योंकि धराली गांव ये, और जो धराली मार्केट है, ये यात्रा रूट होने की वजह से बड़ा संपन्न गांव था ये। और संपन्नता का कारण ये था कि वहाँ पर उनके होटल्स थे, होम स्टे थे, और जो उनकी वहाँ जो उत्पाद हैं, चाहे फल हों चाहे कृषि उत्पाद हों, उनका भी उनको अच्छा मूल्य मिलता था, मार्केट उनको उपलब्ध होती थी, जिसके कारण गांव में संपन्नता थी। आज वो सब कुछ उजड़ गया, न मकान रहे, न दुकानें रही, होटल्स नहीं रहे। यहाँ तक कि उनके जो बगीचे थे, जो खीर गंगा के मुहाने की तरफ थे, वो सब वॉश आउट हो गए हैं। कहाँ दफन हो गए हैं कुछ पता ही नहीं है। सैकड़ों फीट मलबा वहाँ पर आ गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही भीषण आपदा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबको सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि कल तक जो लोग खूब संपन्न थे, हंसते खेलते थे, आज उनके आंखों के सामने अंधेरा है। उनको भविष्य में अंधेरे की लकीर के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। तो उन लोगों को मानसिक रूप से ताकत देने की भी ज़रूरत है, और आर्थिक रूप से उनको सहयोग करने की ज़रूरत है। जी, भाई साहब, गृह मंत्री अमित शाह जो कि अभी पद पर हैं और एक लंबा अनुभव उन्होंने किया है, साझा किया है, और जिस तरह से देख भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस गद्दे पर बैठने वाले गृह मंत्री बन गए हैं, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और आप उनका विज़न किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी साथ रहते हैं। देखिए, पहले तो गद्दी पर सबसे लंबा कार्यकाल उनका हो गया है गृह मंत्री के नाते, उसके लिए बहुत बधाई है। लेकिन लंबा कार्यकाल होना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम कार्यकाल का तो जिक्र करते हैं, लेकिन उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए, उन ऐतिहासिक कार्यों को मैं समझता हूँ कि उस मामले में भी वो नंबर वन रहे हैं। चाहे नक्सल आतंकवाद को समाप्त करने का उनका टारगेट हो, हम उस ओर बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। धारा 370 जो एक विभाजनकारी धारा थी, जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण हमारे हजारों सैनिक बिना युद्ध के और आतंकवादियों के द्वारा मारे गए, सिविलियंस मारे गए, तमाम तरह की महिलाओं के साथ जिस तरह के अत्याचार वहाँ पर हुए, बच्चों के साथ जिस तरह के अत्याचार वहाँ पर हुए, उससे बचा जा सकता था। वो एक आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पूरे कश्मीर को मुख्य देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम ये 370 के द्वारा किया गया। अब चाहे CIA हो, या फिर जो देश में जो दंगों का इतिहास रहा, सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, आज लोग भूल गए हैं कि किस तरह से देश के अंदर आतंकवाद था, किस तरह से सीरियल ब्लास्ट होते थे,
और आतंकी आराम से देश छोड़कर बाहर चले निकल जाते थे। आज उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनके रास्ते बंद कर दिए गए, सबको समाप्त करने का काम किया जा रहा है और उसकी वजह से देश लगातार आगे बढ़ रहा है, देश की प्रगति हो रही है। क्योंकि जो कानून व्यवस्था जिस देश में ठीक रहती है वो देश स्वाभाविक रूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। जी, बस अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी इस उपलब्धि को बढ़ाया और इंदिरा गांधी जी का उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा और दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं सबसे लंबे कार्यकाल वाले। नहीं, मैं सोचता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि हमको कार्यकाल तो है ही, लेकिन जो काम इस दौरान हुए हैं, देश जहाँ एक फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था से आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। देश आज जो हमारे शत्रु देश हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है और बात ही नहीं करता तो उनके घरों में घुस करके और उनको जो सबक सिखाया जाना चाहिए, जो जवाब उनको दिया जाना चाहिए, उनको जवाब देने में भारत आज सक्षम हुआ है और सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब हुआ है। अर्थ का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, आप ये देखिए कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालना 8-9 साल में ही, क्या दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? तो एक उपलब्धियों भरा उनका जो कार्यकाल है, देश को मजबूत करने का जो उन्होंने काम किया है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस रूप में भी हम उनको याद करते हैं। जी, भाई साहब विपक्ष के नेता भी हैं, लगातार सवाल उठाते हैं और जब घोषित करने की बात आती है, कहा जाता है कि आप पेश करिए सबूत, तो वो नहीं दे पाते। उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एसआईआर भी मुद्दा बन रहा है? देखिए, एक तरफ तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि कर्नाटक में एक लोकसभा सीट में 1.25 लाख मत ये फर्जी है, और दूसरी तरफ जब उन फर्जी मतों को हटाने का काम हो रहा है, जो एसआईआर है वो फर्जी मतों को हटाने का ही एक कार्यक्रम है। दूसरी तरफ उसके लिए और संसद की कार्रवाई को रोकते हैं। उनको सब पता है कि संसद में सरकार इस पर जवाब नहीं दे सकती है, क्योंकि ये जो काम करता है वो आयोग करता है और आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनका जवाब देने वाला कोई संसद में है नहीं, होता नहीं है। तो संसद के अंदर क्यों तुम भाई काम रोक रहे हो, देश की जनता का नुकसान कर रहे हो? आप ये देखिए कि इस बार 21 जुलाई को सत्र प्रारंभ हुआ और कल 8 जुलाई था। एक दिन भी हाउस नहीं चल पाया, व्यवस्थित हाउस नहीं चल पाया। तो इस तरह के बचकानी हरकत नेता प्रतिपक्ष करते हैं। मुझे लगता है कि वो अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर एक्सपोज हुए, ऐसे ही अपनी बात को स्वयं काट रहे हैं। संसद के अंदर कुछ बोल रहे हैं, संसद के बाहर कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं तो भटके हुए हैं ही, लेकिन देश की जनता को भी भटकाने का काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। अब भाई साहब क्योंकि लगातार आप संसद से देश का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींच रहे हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, इस बार के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप लेकर के जा रहे हैं और जिससे उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान भी आकर्षित हो रहा है? नहीं, बहुत सारे विषयों पर मैंने बातचीत की। गरीबों का राशन है, उसको लेकर के मैंने बात की। जो प्रधानमंत्री सोलर गृह घर योजना है, उस पर मैंने बातचीत की। मैंने जो पर्यटन है उसको लेकर बातचीत की। तमाम ऐसे विषय हैं कि लगभग मुझे लगता है कि 8-10 विषयों को मैंने इस बार संसद में रखा है और केंद्र सरकार का ध्यान, राज्य सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करने का काम किया है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि संसद में किस तरह के मुद्दे भी वो उठा रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से एक तो जीएसटी में एक बड़ी राहत जिस तरह से दी गई है, पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, अब 2 स्लैब होंगे। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात देंगे, तो क्या ये वही सौगात है? निश्चित रूप से ये वही सौगात है। जब जीएसटी हिंदुस्तान में आया और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, तो सबको पता है कि विपक्ष ने बहुत विरोध किया था। इससे व्यापारी विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी, गरीब विरोधी सब बताया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो जीएसटी अपने आप में इतना सहजता के साथ पारदर्शी हो गया है, रेवेन्यू की दृष्टि से भी और लोगों की सहजता की दृष्टि से भी। और अब उसका जो पुनर्मूल्यांकन करते हुए इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि वो देश की जनता को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और ये जो जीएसटी का रिव्यू आया और जो 2 स्लैब हुए हैं 5% और 18%, ये एक 90% वो वस्तुएं जिन वस्तुओं का मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, गरीब वर्ग उपयोग करता है, 90% उन वो वस्तुएं सस्ती होने वाली हैं। तो निश्चित रूप से इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सौगात है। और इससे पता लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी नीतियां हैं वो मुख्यतः गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग को केंद्रित हैं, और जितनी भी चीज़ें निकल के आती है वो अंत में एक लाभार्थी के रूप में उनके पास जाती है। जी। क्या लगता है भाई साहब, इससे जो गरीब तबके के लोग थे, क्योंकि दवाइयों पर अच्छा खासा टैक्स वसूला जाता था, कॉपी किताबों पर वसूला जाता था, तो अब क्योंकि अब तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जीएसटी के दायरे से ही बाहर कर दिया गया, तो क्या अब लाभ मिल पाएगा उन गरीब तबकों के लोगों को? निश्चित रूप जीएसटी एक ऐसी चीज़ है उसका सीधा लाभ मिलना है। जीएसटी के कर जो है कम होते ही उसके रेट जैसे ही उसके कम होंगे, कई जो है वस्तुओं को तो कर मुक्त करने जा रहे हैं जो आम व्यक्ति के उपयोग की चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो कई वस्तु ऐसी हैं जिनके स्लैब चेंज हो रहे हैं, तो उन स्लैब चेंज होने के कारण से जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग की जिनकी जो दैनिक उपयोग की चीज़ें, जो जिन पे उनका मंथली बजट का एक ठीक ठाक खर्चा होता है, उसमें एक राहत मिलने वाली। और ये राहत निश्चित रूप से जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसके लिए एक बहुत बड़ी सुकून की देने वाली है। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिवाली का तोहफा। वैसे विपक्ष लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। किस रूप में आप उसको देखते भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश भर में रैलियां भी निकाल रहे हैं? देखिए, विपक्ष कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनकी बातों में कितना विरोधाभास है, इसी को आप देख सकते हैं कि यही हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं। इस समय जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो कहते ईवीएम हैक हो गए। कहीं का भी चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उसे ईवीएम हैक कर देते हैं। तो अगर और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा बार बार उन्हें मौका दिए जाने के बाद भी वो चुनाव आयोग के सामने जाते नहीं हैं। जो उच्चतम न्यायालय है उसने इस विषय पे कई बार उनकी डांट लगा दी है, उसके बावजूद वो ईवीएम हैक पे एक जैसे कहते हैं एग्रेसिव कैंपेन चला के रखते हैं, जैसे उनका कन्विक्शन है, उनका भरोसा है कि ईवीएम हैक होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही। भाई एक बात बताओ, अगर जो ईवीएम हैक ही कर रहे तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? फिर जो पार्टी जो दल ईवीएम हैक कर रहा होगा उसे वोट चोरी करने की आवश्यकता है क्या? तो ईवीएम हैक करना भी एक बहुत बड़ा झूठ था उनका, और वोट चोरी भी बहुत बड़ा झूठ है। और पहली बात, एक और बात बताएं, ये चुनाव आयोग एक तो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था के साथ साथ उसका इंडिपेंडेंट संस्था है। वो चुनाव पारदर्शी हों और चुनाव जिनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, वो चुनाव दे सके। साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठी इसमें क्यों वोट दें, इसमें रोहिंग्या क्यों वोट दें? ऐसे वो लोग जिनका नागरिकता नहीं है उन्हें वोट देने का आखिरकार इन्हें मतलब इनका उनसे क्या लेना देना है? भाई अगर रोहिंग्या वहाँ पर वोट देंगे बिहार में तो क्या उनसे सरकार बनाने की सोच रहे हैं क्या? बांग्लादेशी घुसपैठियों जिनके बीच में बहुत सारी देश विरोधी गतिविधियाँ चलती हैं, देश विभाजन की गतिविधियाँ चलती हैं, कई बार आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं, उनके वोट से सरकार बनाने की सोच रहे हैं क्या? और अगर इस प्रकार के जिनके पास नागरिकता नहीं उन्हें वोट देने की अगर ये पूरी जांच चलाई जाती है, पूरी प्रक्रिया चलाई जाती है, और पूरी प्रक्रिया चलाने के बाद ऐसे लोगों को अगर और सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग बार बार अवसर दे रहा है ना, बार बार अवसर दे रहा है, पूरी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है। तो जिसका भी वोट का अपनी अधिकार है और जो संवैधानिक रूप से वोट का अधिकार रखता है तो वो वोट देने के लिए उसे पूरे अवसर दिए जा रहे हैं। तो वोट चोरी कहाँ? ये वोट चोरी इसीलिए कह रहे हैं कि असल में जब से कांग्रेस की सत्ता रही है तुष्टीकरण उसकी एक राजनीति का टूल रहा,
और तुष्टीकरण के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया पे किसी भी प्रकार से मैनिपुलेशन करना, फर्जी वोट कराना। अब चूंकि व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही हैं, बदलने के साथ प्रमाणिक हो रही हैं, तो प्रामाणिकता से उन्हें दर्द होना स्वाभाविक है। अच्छा, लेकिन भाई साहब जिस तरह से आप लोग पूरे बीजेपी अब एक सुर में ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं, किस रूप में आप उन चीज़ों का विरोध भी? देखिए संस्कार और चरित्र ये बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के मंच से जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, और सबसे बड़ा व्यथित करने वाला जो पूरा देश व्यथित है, उद्वेलित है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि उनकी स्वर्गीय माँ जो पूरे भारत के सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है, जिनके आशीर्वाद से, जिनके संस्कारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए यहाँ तक पहुँचे, उस माँ को गाली देना और उस मंच से गाली देना, इससे ज़्यादा निंदनीय है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई घटनाक्रम हो नहीं सकता। पूरा देश उद्वेलित है। ये देश, ये गाली केवल इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उनकी माता को नहीं है, हर माता इसमें अपमानित महसूस कर रही है, हर बेटे को ये लगता है कि उसकी अपनी माँ को गाली दी गई। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का चरित्र है। और जिस प्रकार का ये गाली गलौज और इस प्रकार की अराजकता का जो कांग्रेस का चरित्र है, उसका कहीं ना कहीं जो जन भावनाओं को देखते हुए उसका जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। बस अब आपदाओं का कहर भी लगातार देखा जा रहा है, चाहे उत्तराखंड हो या फिर अलग अलग प्रदेश हो। कई प्रदेशों में इस तरह के हालात बने हुए हैं, खासकर उत्तराखंड में किस तरह की अभी स्थिति आप देखते हैं, राज्य सरकार किस तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है? देखिए आपदा उत्तराखंड में बहुत हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में आपदा इस प्रकार की आ रही है कि वो आपदा बहुत व्यथित करने वाली है, और आपदा के कारण से जान माल का भी नुकसान हो रहा है। हमारे जितने संपर्क मार्ग हैं वो टूट रहे हैं, संचार माध्यम टूट रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। लेकिन ये आपदा केवल उत्तराखंड में नहीं है, हम देख रहे हैं हिमाचल में आपदा की जो इंटेंसिटी है वो उत्तराखंड से भी बहुत बड़ी है। जम्मू कश्मीर में हम आपदा देख रहे हैं, पंजाब में आपदा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपदा जिस प्रकार पूरे देश में आई है, बहुत व्यथित करने वाली है, बहुत कष्टकारक है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में जब भी आपदा आई है, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आए। चाहे उत्तरकाशी में जब धराली में आपदा आई थी, सारे कार्यक्रम छोड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर धराली में उस जो है आपदाग्रस्त स्थान पर पहुंचना, पीड़ितों के बीच में पहुंचना, पूरी प्रशासनिक मशीनरी को लगाना, चिनको हेलीकॉप्टर मंगाना, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें, जनरेटर, किस प्रकार से राहत कार्य की सामग्री पहुंचाई जाए। तो जब नेतृत्व वहाँ लीड करते मिलता है, ऐसे धराली में भी हमने देखा। तो जहाँ पर भी आपदा आई, उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब खुद पहुँचते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि एक तो कहीं ना कहीं नैतिक बल मिलता है, पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन जिसे आपदा कार्यों में लगना चाहिए उन्हें एक उत्साह मिलता है, और व्यवस्थित तरीके से उनका कोऑर्डिनेशन करके आपदा जो कई महीनों में हो सकती है, जो राहत हो सकती है, उसे हम 24 घंटे 48 घंटे के अंदर लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपदा बहुत कठिन समय है, और ईश्वर करे कि आपदा से जल्दी से छुटकारा मिले। जो आपदाग्रस्त हैं, जो हमारे पीड़ित लोग हैं, उनके साथ सबकी सहानुभूति है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब चूँकि प्राकृतिक आपदा है तो उससे की तो हमारी सीमा है उसके रोकने की, लेकिन उस समय हम कितने त्वरित तरीके से वहाँ खड़े नज़र आते हैं। तो निश्चित रूप से मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका उन्हें बधाई देता हूँ, और उनकी नेतृत्व क्षमता ऐसे समय में सबसे आगे निकल के आती है। स्वदेशी अपनाओ अभियान आप लोग चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या लगता है कितना फायदा जो है आने वाले समय में स्वदेशी अपनाने का होगा? देखिए स्वदेशी एक मंत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि पहले किसी समय में किसी देश की शक्तिशाली होने की, अगर सामर्थ्यवान होने की उसकी जो मानी जाती थी, तो उसका आकलन होता था उसकी सैन्य शक्ति से, कि उसकी सैन्य शक्ति किस प्रकार की है। लेकिन अब धीरे धीरे सैन्य शक्ति की जगह आर्थिक शक्ति, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और आर्थिक शक्ति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखा हमने 11वें स्थान से भारत चौथे स्थान पर आ गया है, और चौथे स्थान के बाद संभावना है कि 2027 तक हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे, केवल चीन और अमेरिका हमारे आगे होंगे। तो जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एक इस प्रकार की परिवर्तन आए हैं, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक उदाहरण है। लेकिन अंत में
आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, यही किसी अर्थव्यवस्था की मूल है। और खासकर भारत जैसे देश के लिए तो इसलिए कि भारत का बाजार बहुत बड़ा, आज 145 करोड़ लोगों का बाजार है। उस 145 करोड़ लोगों के बाजार में आत्मनिर्भरता अगर आती, और आत्मनिर्भरता के कारण से फिर जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे स्थान पर पहुंचती है कि कोई भी देश हमें प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहता। तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, साथ ही साथ विदेश नीति के अंतर्गत तात्कालिक अपने लाभ के लिए कई बार कई से होते हैं वो अपनी नीतियों को बदल देते हैं। तो उस समय के जो दुष्प्रभाव होते हैं उन दुष्प्रभावों से बचना है तो अंत में स्वावलंबन, स्वदेशी, यही हमारा मूल है। और ये स्वदेशी की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो मेक इन इंडिया जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो इतना बड़ा हमारा बाजार है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इस समय भी है, आगे भी रहेगी। और साथ साथ ये जिस प्रकार के विश्व के अनेक जो है प्रभाव, दुष्प्रभाव, कई बार नीतिगत प्रभाव आते हैं, जैसे हमने पिछले दिनों देख ही रहे हैं, उस पर चर्चा करना मेरा ठीक नहीं है इस समय, लेकिन वो जिस प्रकार से आते हैं कि अपने किसी कारणों से कई देश अपनी नीतियों को बदलते हैं, तो उसका स्थायी समाधान स्वावलंबन, स्वदेशी है, आत्मनिर्भरता है। और ये जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा था, अब ये एक मंत्र बनने वाला है। लंबा समय लगेगा, ये समानांतर चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन एक लंबा समय जरूर लगेगा, लेकिन इस मंत्र को पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घोष के बाद अपना रहा। बस मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार हरक सिंह रावत हो या फिर कांग्रेस हो, बीजेपी को लगातार घेरने की बात कर रहे हैं, लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं और कस्में भी खा रहे हैं कि अंत्येष्टि कर देंगे बीजेपी की। देखिए, कांग्रेस के लोग ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष हमेशा करता है, खासकर चुनाव के समय में करता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जो सीजनल पार्टी है, वो मौसमी लोग जैसे होते हैं नहीं, मौसमी कई, तो वो मौसमी है कि जब मौसम बदलता है, जब मौसम के अनुकूल होता है तब वो आते हैं। 4 साल तक कहीं सक्रिय नज़र नहीं आएंगे, वो कोई विपक्ष की भूमिका में नज़र नहीं आएंगे। कई बार उन्हीं के अंदर के लोग मित्र विपक्ष कहना शुरू कर देते हैं उन्हें, कहीं विपक्ष में सक्रियता नजर। अब चूंकि चुनाव का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा तो सक्रियता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे उसका हमारा नेतृत्व है, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, पहले दिन से चली, 4 साल से अधिक का कार्यकाल है। भारत का शेष राज्यों में उत्तराखंड धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जितने पैरामीटर केंद्र सरकार के हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उन सब में ईज ऑफ बिजनेस डूइंग से लेके हर दृष्टि से उत्तराखंड आगे बढ़ता चला जा रहा है। और साथ ही साथ जो देवभूमि की जो संस्कृति है, देवभूमि का जो चरित्र है, चाहे यूसीसी के माध्यम से, समान नागरिक संहिता के माध्यम से, चाहे कठोर धर्मांतर विरोधी अधिनियम के माध्यम से, चाहे कठोरतम नकल विरोधी अधिनियम के माध्यम से, और इस प्रकार के जितने भी काम हो सकते हैं देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, जो कांग्रेस के समय में तुष्टीकरण कारण से देवभूमि की संस्कृति दांव पे लगा दी जाती थी, तो वो जो जितने काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और संगठन मंत्री हमारे अजय कुमार जी, उनके नेतृत्व में चुनाव का इंतजार नहीं कर रहा। जिस दिन हमारे 2022 के चुनाव समाप्त हुए उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो संगठन फिर से सक्रिय हो जाता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है, और निरंतर वो सक्रियता बनी रहती है। तो संगठन की सक्रियता, बूथ तक का कैडर, अभी हरक सिंह रावत जी का मैं खुद ही बयान देख रहा था, वही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर बूथ पे काम करता है, बड़ा मेहनती है, बड़ा ईमानदार है। कांग्रेस के पास ऐसा कैडर नहीं है। तो ना तो उनके पास नीति है, ना नियत है, ना नेता है, इन तीनों चीज़ों का अभाव। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कार्यकर्ता ही नहीं। अभी रुद्रपुर की आप घटना देख लें, रुद्रपुर में वहाँ पर्यवेक्षक आते हैं उनके संगठन के चुनाव के लिए, और वहाँ सिर फुटबॉल होती है, जूते चलते हैं, थप्पड़ चलते हैं, धक्के मारे जाते हैं, पुलिस को मुकदमा हो रहा है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति केवल इस धरने प्रदर्शन से नहीं होने वाली। उन्हें अपने चरित्र को सुधारना पड़ेगा, उन्हें कोई सकारात्मक एक विजन देना पड़ेगा। भाई आखिरकार उत्तराखंड में अगर ठीक है विपक्ष की भूमिका है उनकी, लेकिन विपक्ष की भूमिका केवल नकारात्मक तो नहीं हो सकती ना। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या विकल्प है? कोई विकल्प ही नहीं उनके पास। तो एक तरफ हमारा नेतृत्व, चाहे केंद्र का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहाँ पर उनके समक्ष राहुल गांधी का नेतृत्व कहीं टिकता नहीं है। प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व और उनका कार्यकाल, उनका जिस तरह की सक्रियता है, हर पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार की कार्यकर्ताओं से, जनता से उनका संपर्क है। और तीसरा सबसे बड़ी ताकत हमारा संगठन का ताकत,
जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में और संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में बूथ तक पूरी तरीके से मजबूती से सक्रियता से लगा, तो इसके सामने तो ये टिकता ही नहीं हुआ। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शिव अरोड़ा जी हमारे साथ है जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।